अभी कुछ दिन पहले मेरे एक टीम मेंबर उत्कर्ष ने मुझे अपना एक हॉस्पिटल का किस्सा सुनाया। बहुत दिन से ना उसको खराब पोस्चर की वजह से नेक पेन हो रही थी और वो नेक पेन काफी बढ़ गई, तो वो डॉक्टर के पास गया मेडिसिन लेने के लिए। डॉक्टर ने उसको एमआरआई और न्यूरोसर्जन सजेस्ट कर दिया। अब उसने कहा ठीक है, मैं एमआरआई करवा लेता हूँ। तो जब वो करवाने पहुंचा, काउंटर पे गया तो उन्होंने एक 20,000 का पैकेज उसको दे दिया। मतलब जहां वो अपने एक पोस्चर की वजह से मेडिसिन लेने पहुंचा था, वहीं पे उसकी मेन प्रॉब्लम जानने के लिए उसको 20,000 का अमाउंट पे करना पड़ रहा था। जब उत्कर्ष ने मुझे ये इंसिडेंट बताया तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि हमारे यहाँ इनर बॉडी डायग्नोसिस इतना महंगा क्यों है, और कितने ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ महंगे ट्रीटमेंट के चक्कर में इलाज ही नहीं करवा पाते हो। अब इस वीडियो के पीछे का रीजन उत्कर्ष का किस्सा नहीं है, बल्कि वो इंसान है जिसके किए हुए काम अगर उत्कर्ष को पता होते तो उसके पैसे बच सकते थे। दुनिया के सबसे पावरफुल और रिच लोग वही रहे हैं जिन्होंने कोई बड़ा वेंचर रन किया हो, पर सरप्राइजिंगली उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने शुरुआत पैसे के लिए की। सभी वो थे जिन्होंने दुनिया की कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करी। किसी ने इनोवेशन दी तो किसी ने रेवोल्यूशन, किसी ने हर घर कंप्यूटर पहुंचा दिया तो किसी ने एक असिस्टेंट, कुछ लोगों ने कंफर्टेबली सर्व किया तो कुछ ने अर्जेंसी को रिजॉल्व किया। ऐसे ही इंडिया में भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी एक्सपेंसिव हेल्थ डायग्नोसिस, जो मेरे उस टीम मेंबर ने भी झेली और आप में से भी बहुत लोग इससे गुजर चुके होंगे। इनफैक्ट इंडिया में लगभग 5 करोड़ से ज्यादा लोग हर साल सिर्फ महंगे इलाज कराने के चक्कर में पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाते हैं। अराउंड 40 करोड़ इंडियंस के पास मेडिकल इमरजेंसीज के लिए इनफ फाइनेंसेस ही नहीं होते। यहाँ तक कि हमारे यहाँ हर 10 लाख लोगों के लिए सिर्फ 3 एमआरआई मशीन ही अवेलेबल है। मतलब कि जो टेक्नोलॉजी कैंसर, ट्यूमर, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स और मोस्ट फैटल डिजीजेस को डिटेक्ट करती है, उसकी अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी ही क्राइसिस में है। वो भी तब जब इंडिया में बिगेस्ट कॉज ऑफ डेथ हार्ट डिजीज रही है। बस इसी नेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व किया तमिलनाडु के एक छोटे से गांव के वी गोविंदा राजा ने। ये वीडियो होने वाली है ह्यूमन डायग्नोसिस के एवोल्यूशन की, क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर तब इलाज कैसे होता था जब ये सारी टेक्नोलॉजी दुनिया में नहीं होती। कैसे हमने टाइम के साथ साथ धीरे धीरे ह्यूमंस की बॉडी में झांकना शुरू किया बिना उसे काटे। क्यों एमआरआई और सीटी स्कैन जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप होने के बाद भी इंडिया में लोग इसकी कमी से मर जाते हैं, और कैसे सिर्फ एक इंसान ने पूरे इंडिया में इसको आम लोगों के लिए भी अफोर्डेबल बना दिया। मैं पहले भी कई बार ऐसे कई लोगों की स्टोरी आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। कुछ ऐसे जिनको आप जानते थे, कुछ ऐसे जिनको आप नहीं जानते थे, और ये भी एक ऐसे आम इंसान की जर्नी होने वाली है जो आपको ये जरूर सिखा देगी कि जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए बहुत मेहनत से ज्यादा जरूरी है बहुत से लोगों की कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना। पार्ट 1, ह्यूमंस एंड डायग्नोसिस। आपके अकॉर्डिंग दुनिया की सबसे पहली बीमारी कौन सी होगी? फीवर, कोल्ड या कैंसर? रियलिटी में सबसे पहली का तो किसी को नहीं पता, लेकिन द ओल्डेस्ट वन जो आज तक साइंटिस्ट खोज पाए हैं वो थी लेप्रोसी। 2009 उदयपुर से 40 किलोमीटर दूर राजस्थान का बलाथल विलेज, जहां आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम को अपनी खुदाई के दौरान एक स्केलेटन मिलता है, एक मेल स्केलेटन, जिसकी डेटिंग और एनालिसिस के बाद सामने आता है कि ये आज से लगभग 4000 साल पहले जिंदा था, जो लेप्रोसी का शिकार था। मतलब एक तरह का स्किन इन्फेक्शन और डिजीज जो डायरेक्ट कांटेक्ट या हवा से फैलता है। लेकिन अब मेन पॉइंट ये है कि चाहे सबसे पुरानी बीमारी हो या कोई और, प्रॉब्लम ये थी कि उस वक्त तक ज्यादातर सभ्यताएं, चाहे वो इजिप्शियंस थे या ग्रीक्स थे, बीमारियों को ना गॉड्स कर्स मानते थे, मतलब भगवान के द्वारा दिया हुआ श्राप। इसीलिए उस वक्त बीमारियों को हील करने का काम प्रीस्ट का होता था, रिचुअल्स का होता था। और ये बिलीव्स कई साल तक चलते रहे, जब तक दुनिया के पहले डॉक्टर और फादर ऑफ मेडिसिन नहीं आए, हिप्पोक्रेटिस, जिन्होंने आकर ये कहा कि एवरी डिजीज इज अ नेचुरल कॉज। उन्होंने बताया कि कोई भी बीमारी सिर्फ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, लाइफस्टाइल या डाइट की वजह से होती है। और यहीं से ह्यूमंस ने बीमारियों को डिवाइन पनिशमेंट की जगह बायोलॉजिकल इंपैक्ट्स की तरह देखना शुरू किया। पर अभी भी किसी भी बीमारी को पता करने का जो तरीका होता था ना, वो अंदर की जगह बाहर ध्यान देना होता था। बॉडी के निशान, चेहरे का रंग, आंखों की चमक या स्किन के दाग, ऐसे अनअकाउंटेबल सिम्टम्स जिनसे लोगों की कुछ बीमारियों का तो पता चलता था और कुछ का नहीं। लेकिन फिर 16वीं सेंचुरी में पहली बार नीदरलैंड के एक फिजिशियन ने अपनी एक बुक पब्लिश करी। एंड्रियस वेसेलियस की लैटिन में लिखी हुई बुक
डी ह्यूमैनी कॉर्पोरिस फैब्रिका। द ह्यूमैनी कॉर्पोरिस फैब्रिका, ये वो पहले इंसान थे जिसने डायरेक्ट ह्यूमन बॉडी को डायसेक्ट करके उसकी स्टडी करी और ऑफिशियली उसको नोट डाउन किया। मतलब ये बने द फादर ऑफ एनाटॉमी। मतलब उन्होंने लिटरली लाइफ को समझने के लिए डेथ को एनालाइज करने का रास्ता चुना। पर अभी भी हम डायरेक्टली जिंदा इंसान की इंटरनल बीमारियों को समझने से बहुत दूर थे, जो अगली ही सेंचुरी में पूरा हुआ, पर देखकर नहीं, सुनकर। रेने लेनेक, एक फ्रेंच फिजिशियन जिसने स्टेथोस्कोप इन्वेंट किया, और फाइनली ये पहली बार था जब हम डायरेक्टली ह्यूमंस के अंदर का कुछ महसूस कर सकते थे। और यहीं से शुरू हुई रियल ह्यूमन डायग्नोसिस की जर्नी। टाइम के साथ फिजिशियंस का इंटरेस्ट ह्यूमन बॉडी में बढ़ने लगा, लोग ह्यूमन एनाटॉमी स्टडीज में और इन्वॉल्व होने लगे, और फाइनली 18th सेंचुरी के एंड में आई एक्सरे मशीन। जर्मनी के विल्हेम रोटेंग को अपनी लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट करते वक्त एक मिस्टीरियस सी लाइट दिखी जो ऑब्जेक्ट्स के अंदर से गुजरकर स्क्रीन पर शैडो बनाती थी। और क्योंकि उनको खुद इन लाइट रेस के बारे में पता नहीं था, तो उन्होंने इसको नाम दे दिया एक्स रेस। इस गलती से हुई डिस्कवरी ने ह्यूमन डायग्नोसिस को पूरी तरह बदल दिया। डॉक्टर्स अब फ्रैक्चर को, ट्यूमर को, इन्फेक्शंस को ऑपरेशन की जगह डायरेक्टली ऊपर से देखकर ट्रीट कर सकते थे। पर बाकी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, ब्रेन, मसल्स, टिश्यूज, इन तक पहुंचना अभी भी बाकी था। और ये चीज टाइम के साथ पूरी हुई अल्ट्रासाउंड और एंडोस्कोपी के इन्वेंशन के बाद। अब हम ह्यूमन इनर बॉडी भी एक्सेस कर सकते थे, लेकिन कुछ लिमिट्स थी। हालांकि अभी भी डीप बॉडी प्रॉब्लम्स को पहचानने के लिए ऑपरेशंस और सर्जरीज की जरूरत पड़ती थी। डॉक्टर्स इनर टिश्यूज, ऑर्गन्स के इंटरनल विजुअल्स और नर्व एरियाज तक कभी भी नहीं पहुंच पा रहे थे, और इसकी कमी पूरी करी सीटी स्कैन्स और एमआरआई ने। हम 1970s के टाइम आई सीटी स्कैन टेक, जो एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर गॉडफ्रे हॉर्न्सफील्ड ने एक्सीडेंटली बस अपने एक आइडिया को टेस्ट करते हुए डिस्कवर कर दी। और वही 1980s के अराउंड इन्वेंट हुई डायग्नोसिस के वर्ल्ड में रेवोल्यूशन लाने वाली टेक्नोलॉजी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मतलब एमआरआई, जो बिना कोई एक्सरे या रेडिएशंस एमिट किए मैग्नेटिक वेव्स के थ्रू ह्यूमन बॉडी के इंटरनल सॉफ्ट टिश्यूज, सभी ऑर्गन्स, बोन्स, मसल्स, ब्लड वेसल्स, इवन नर्व्स तक की इमेज दे सकती थी। इसके इन्वेंटर्स को 2003 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल प्राइज दिया गया, क्योंकि ये वो डिस्कवरी थी जिसके बाद अब ह्यूमंस बिना कोई चीर फाड़ किए पूरी तरह से ह्यूमन बॉडी को एक्सेस कर सकते थे। लेकिन अब इसके बाद जो प्रॉब्लम आने वाली थी, उसका सॉल्यूशन किसी इन्वेंशन या डिस्कवरी से निकल ही नहीं सकता था। वो थी हाई कॉस्टिंग ऑफ एमआरआईज। यानी एमआरआई एक वंडर तो था, पर एक बहुत महंगा वंडर। आपको पता है कि 80s के अराउंड जो पहली कमर्शियल एमआरआई आई, वही मिलियंस ऑफ डॉलर्स की थी। हालांकि टाइम के साथ साथ वो कॉस्टिंग तो कम हुई, लेकिन इतनी भी नहीं कि एमआरआई इजीली मैन्युफैक्चर की जा सके। पर क्योंकि इसकी नीड तो थी, तो धीरे धीरे पूरी दुनिया में इसकी सप्लाई शुरू हुई, और 1987 में जर्मनी से इंपोर्ट की गई इंडिया की पहली एमआरआई मशीन। और ये वो पहली बार था जब इंडियंस को भी एक भरोसा हो रहा था कि हाँ, अब हेल्थ केयर में एक रेवोल्यूशन आएगा। अब लोग सिर्फ इस वजह से अपनी जान नहीं गंवाएंगे कि असली बीमारी का पता ही नहीं चला। 6 साल बाद ही एम्स में एक और इंस्टॉलेशन हुआ, और जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ी, हम एमआरआईज के लिए फॉरेन इंपोर्ट्स पर और ज्यादा डिपेंड होने लग गए। मेनली कहां से होते थे? जर्मनी, यूएसए और जापान से। और इसी वजह से बना इंडिया में एमआरआईज को लेकर एक रियल इशू। इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ इंपोर्ट्स पर ही लगभग 5 से 9 करोड़ का खर्चा आता था। फिर उसके बाद इंस्टॉलेशन, डेडिकेटेड रूम, मैग्नेटिक शील्डिंग और कई तरह की मेंटेनेंस। पर इसका महंगा होने का कारण सिर्फ महंगी इंपोर्टिंग प्राइसिंग या इंस्टॉलेशन नहीं है, बल्कि दूसरा रीजन बना एक्सेसिबिलिटी। आज 38 साल बाद भी पूरे देश में अप्रोक्सीमेटली 4800 एमआरआई ही अवेलेबल, और वो भी डेवलप्ड सिटीज में। मतलब 1 मिलियन इंडियंस पे सिर्फ 3 मशीन्स। और रिजल्ट, इंडिया में एवरेज एमआरआई कॉस्टिंग ही मिनिमम 6000 से 18000 तक पहुंच गई है, जिसने इसको एक नेसेसिटी की जगह एक लग्जरी में कन्वर्ट कर दिया है। वो भी तब जब इंडिया में बिगेस्ट कॉज ऑफ डेथ हार्ट डिजीज ही है। अब इसके पीछे का रीजन गवर्नमेंट का ढीला काम था या कोई एक्चुअल रुकावट, लेकिन टाइम के साथ ये वो एक लौती प्रॉब्लम बनती जा रही थी जिसे सॉल्व करने का कोई सिंगल स्टेप देख ही नहीं रहा था। लेकिन जैसे ग्राम बेल का पॉपुलर फ्रेज है ना, When one door closes, another opens, और हमें बस उसी खुले दरवाजे का पता लगाना होता है, जो किया एक ऐसे इंसान ने जिसका मेडिकल और हेल्थ केयर से कोई दूर दूर तक नाता ही नहीं था। पार्ट 2, मैन विद करेज। ईयर 1988, जब पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही एमआरआई मशीन अवेलेबल थी, वो भी दिल्ली में। उसी सेम साल तमिलनाडु का एक छोटा सा टाउन
कोविलपत्ती, जहां एक छोटा सा हॉस्पिटल खुलता है आरती हॉस्पिटल के नाम से, वो जो आने वाले टाइम में इंडियन हेल्थ केयर की वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने वाला था। एक आम फैमिली की तरह इसे भी एक आम इंसान ने शुरू किया था, लेकिन वो जो ना खुद कोई डॉक्टर था और ना ही इसका करियर इसके रिलेटेड था। ये थे वी गोविंदराजन, जो 1950s के अराउंड इसी टाउन में पैदा हुए, पर बदकिस्मती से छोटी उम्र में ही अपने माँ बाप को खो बैठे। लेकिन टाइम आगे बढ़ा और इन्होंने बाकी सब की तरह अपनी स्कूलिंग पूरी करी। बट आफ्टर स्कूल आगे की पढ़ाई के लिए ज्यादा पैसे चाहिए थे, जो लगाने के लिए ना तो फैमिली इतनी कैपेबल थी और ना ये खुद। तो उन्होंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र से एजुकेशन लोन लिया और अपनी आगे की पढ़ाई के लिए मदुराई के एक कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। ग्रेजुएशन के बाद इंजीनियरिंग में थोड़ा इंटरेस्ट और बढ़ा तो दिल्ली जाकर टूल डिजाइनिंग में मास्टर्स कर ली। पर जैसे स्वदेश मूवी में होता है ना, मोहन भार्गव अच्छा खासा करियर छोड़कर अपने देश आते हैं सिर्फ वहां की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने। गोविंदराजन भी कुछ ऐसा ही डिसीजन ले लेते हैं जब वो मास्टर्स के बाद सारी अपॉर्चुनिटीज छोड़कर वापस अपने टाउन कोविलपत्ती लौटते हैं, बस इस बिलीफ के साथ कि जॉब से शायद वो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे जो वो करनी चाहते हैं। इसकी पहली सीढ़ी उनको मिलती है अपनी शादी के बाद, जब उन्होंने अपने ही टाउन में ये नोटिस किया कि लोगों को छोटे से छोटे इलाज के लिए भी 400-500 किलोमीटर दूर चेन्नई जाना पड़ता है। बस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने अपनी वाइफ, जो कि एक मेडिकल बैकग्राउंड से थी, उनके साथ 1988 में एक 20 बेड पॉलीक्लिनिक ओपन किया। और ये वही टाइम था जिससे एक साल पहले ही इंडिया में पहली एमआरआई ने कदम रखा था। यानी एक तरफ इंडिया में डायग्नोसिस की शुरुआत हो रही थी और दूसरी तरफ उसे रेवोल्यूशनाइज करने वाले इंसान की जर्नी। लेकिन अभी भी गोविंदराजन का टाउन और पूरा तमिलनाडु डायग्नोसिस यानी टेस्टिंग प्रोसीजर से बहुत दूर था। पर जैसे जैसे साल बढ़ रहे थे, गोविंदराजन की सर्च, विल पावर और डेडिकेशन और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा था, जो फाइनली 15 साल की स्ट्रगल और प्लानिंग के बाद 2000 में पूरा हुआ। उन्होंने तिरुनेलवेली, जो उनके होम टाउन से लगभग 1 घंटे की दूरी पर था, वहां पे एक डायग्नोस्टिक सेंटर ओपन किया, आरती स्कैन्स एंड लैब्स। उस पूरे रीजन का पहला ऐसा हेल्थ केयर सेंटर जहां पे ब्लड टेस्ट, एक्सरे फैसिलिटी और एमआरआई तक अवेलेबल थी। सोचो, जिस टाइम पे पूरे देश में सिर्फ 200 के अराउंड एमआरआई मौजूद थी, वहीं पे साउथ के एक छोटे से टाउन में एक आम इंसान ने लोगों के लिए एमआरआई मशीन अवेलेबल करा दी। लेकिन इस केस में सबसे सरप्राइजिंग बात यह नहीं थी कि एक छोटे से गांव में एमआरआई कैसे आ गई। एक्चुअल शॉकिंग पार्ट यह था कि यहां पे इसकी टेस्टिंग और स्कैनिंग फीस पूरे देश में मौजूद बाकी सभी जगह के कंपैरिजन में सबसे कम थी। उनका खुद का ये क्लेम था कि वो यहाँ सभी स्कैन्स और ब्लड टेस्ट मार्केट के ओवरऑल प्राइसेस से लगभग 50 से 60% कम में कर देते हैं। मतलब गोविंदराजन का सपना सिर्फ लोगों तक डायग्नोसिस पहुंचाना नहीं, बल्कि इसे हर आम आदमी तक पहुंचाना था। मतलब वो बजट के इतना अंदर हो कि उसे हर कोई अफोर्ड कर सके। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि कैसे एक आम इंसान ने वो कर दिया जो पूरी गवर्नमेंट नहीं कर सकी, वो भी तब जब ये भी गवर्नमेंट की तरह अपनी एमआरआई जर्मनी से ही इंपोर्ट कर रहे थे। तो वो सुना है ना कि चीजों के सोल्यूशन के लिए कई बार हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है, और यही किया इन्होंने। गोविंदराजन का सबसे स्मार्ट मूव था यूजिंग एमआरआईज फुल पोटेंशियल। उनके अकॉर्डिंग ज्यादातर किसी भी हॉस्पिटल या डायग्नोसिस सेंटर पर वो एक एमआरआई मशीन की पूरी कॉस्टिंग कभी निकाल ही नहीं पाते या पूरी तरह से उसको यूज ही नहीं कर पाते। अब जनरली क्या होता है, एक एमआरआई मशीन 1 घंटे में लगभग 2 पेशेंट्स चेक कर पाती है। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो एक हॉस्पिटल में पेशेंट्स पूरा दिन भी अगर स्कैनिंग कराते हैं, तब भी 12 घंटे की वर्किंग में सिर्फ 24 पेशेंट्स ही कवर हो पाएंगे। और दूसरी तरफ दिन के बचे हुए 12 घंटे ना तो एमआरआई मशीन्स एक्टिव होती है और ना पेशेंट्स। मतलब हॉस्पिटल या कोई भी डायग्नोसिस सेंटर पे तो फुल डे कर रहा है, एमआरआई मशीन की कॉस्ट तो पूरा दिन पड़ रही है, लेकिन उसे पूरा दिन यूज ना कर पाने की वजह से उसकी कंप्लीट कॉस्टिंग निकल नहीं पाती। और उसके लिए तरीका एक ही बचता है कि डायग्नोसिस का रेट बढ़ा दो, प्राइसेस इंक्रीज कर दो। गोविंदराजन ने बस इसी लूप होल को कवर किया। उन्होंने नाइट स्कैनिंग का इनिशिएटिव रखा और पेशेंट्स को रात में आने के लिए डिस्काउंट्स ऑफर किए। मतलब अगर कोई पेशेंट रात में आके स्कैनिंग कराता है तो उसको 50 से 60% तक का डिस्काउंट मिलता है। और ये इनिशिएटिव इसलिए भी बेटर काम करता है क्योंकि रात में ना तो हॉस्पिटल स्टाफ इतना बिजी होता है और ना ही सड़कें इतनी बिजी होती हैं और लोगों को अपने काम से छुट्टी भी नहीं लेनी पड़ती। इस एक रेवोल्यूशनरी स्टेप की वजह से वो इजीली अपने एमआरआई प्राइसेस घटा भी इसलिए पाए क्योंकि जहां एक दिन में वो 22 से 24 स्कैनिंग करते थे, अब वही नंबर डबल में कन्वर्ट हो गया।
इसका मेन फायदा सिर्फ रेवेन्यू या बिजनेस तक नहीं था, बल्कि अब गोविंदराजन वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे थे जिसका रास्ता किसी को दिख नहीं रहा था। कम पैसे में ज्यादा लोगों का इलाज, लोगों का टाइम बच रहा था, भीड़ कम मिल रही थी और सबसे इंपॉर्टेंट, अब लोगों के लिए MRI, CT स्कैन जैसे लग्जरी की जगह एक्सेसिबिलिटी में कन्वर्ट हो गए। लेकिन अब जो स्ट्रैटेजी इन्होंने यहां पे यूज करी, ये कुछ स्पेशल नहीं है, ये वही क्रिटिकल थिंकिंग है जो इन सब ने भी यूज करी वहां से यहां पहुंचने के लिए। मतलब वो ह्यूमन एबिलिटी जो होती तो सबके पास है, पर उसको ढंग से यूज करना सबको नहीं आता। और ये सिर्फ बिजनेस या करियर में नहीं, बल्कि एक आम इंसान की लाइफ के हर पॉसिबल एस्पेक्ट में गेम चेंजर हो सकती है। क्योंकि कई रिसर्चेस बताती हैं कि हम अपने ज्यादातर डिसीजन ना इमोशंस पर बेस्ड होकर लेते हैं, और वही क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है चीजों को एक्सट्रीम लॉजिक पे जाके सॉल्व करना। ये वो सोल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग है जहां आप बाकी सबकी तरह प्रॉब्लम से बाहर निकलने का तो सोचते हो, लेकिन आपका दिमाग प्रॉब्लम से ज्यादा पॉसिबिलिटीज पर ध्यान देता है। जहां आप चैलेंजेस को लेकर डायरेक्ट सोचने नहीं लग जाते, बल्कि पहले उसको हर एंगल से देखते हो, उसको लेकर जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है आप उसको गैदर करते हो, उसके प्रॉस, कॉन्स, कॉन्सिक्वेंसेस और स्टेप्स पर ध्यान देते हो। मतलब कि ब्रेन की अंडरस्टैंडिंग को कुछ इस तरह से बदलना कि वो सिचुएशंस, पीपल, प्रॉब्लम और रिलेशंस को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से नोटिस और ऑब्जर्व करें। कई ऐसे आर्टिकल्स हैं जो यही कहते हैं कि हम अपनी लाइफ के डिसीजंस और ज्यादा बेटर बना पाते हैं जब हम क्रिटिकली सोचते हैं। और यही सेम तो वी गोविंदराजन ने भी किया। ना तो वो नई MRI बना सकते थे, और ना इंपोर्टिंग कॉस्ट घटा सकते थे, और ना ही खुद घाटा उठा सकते थे। ऐसे में उन्होंने पूरी सिचुएशन को क्रिटिकली जज किया, वो पॉसिबिलिटीज देखी जिस पर किसी और का ध्यान नहीं गया। इनफैक्ट इंडियन बिलियनियर और थायरोकेयर के फाउंडर और हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट डॉक्टर A वैल्यूमैनी ने भी आरती स्कैन्स को क्रेडिट देते हुए ट्वीट किया था, दे आर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट रेप्यूटेड नेशनल ब्रांड। और यही रीजन है कि आज ओवरऑल इंडिया में इनके यहाँ पर डे 8,000 से ज्यादा पेशेंट चेकअप्स, 1,000 से ज्यादा पर डे MRIs होते हैं। वो भी एक या दो नहीं बल्कि 12+ स्टेट्स में, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, पुणे, दिल्ली, अहमदाबाद, कोलकाता में भी। ना सिर्फ गोविंदराजन बल्कि हमारी कंट्री में ऐसे कई एग्जांपल्स हैं जिन्होंने सेम एबिलिटी को यूज करके फर्श से अर्श तक का सफर तय किया। आप रितेश अग्रवाल को देख लो, उड़ीसा के एक छोटे से गांव रायगढ़ से निकले एक कॉमन लूप होल जो हमेशा से अवेलेबल था, जिसको कोई और नहीं देख पा रहा था, उन्होंने उसको सॉल्व किया और आज थाउजेंड्स ऑफ करोड़ की नेटवर्थ है। सिर्फ बिजनेस ही नहीं बल्कि किसी भी फील्ड में, चाहे वो जाकिर खान हो या मनोज कुमार शर्मा हो, इन सब ने अपनी चलती हुई सिचुएशंस को क्रिटिकली एनालाइज किया, प्रॉब्लम्स को डीपली समझा और वो सॉल्यूशंस निकाले जिनके रिजल्ट्स हम सबके सामने हैं। यही मैसेज मैं आपको इस वीडियो के साथ देना चाहता हूँ। एक छोटे शहर के आम बंदे की खास कहानी। देखो, फर्क नहीं पड़ता कि इस वक्त आप कहां बैठे हो, कौन से शहर में हो, किन लोगों के बीच में हो या फिर क्या कर रहे हो। अगर आपके पास एक सपना है, अगर आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहते हो, आपके पास वो इंटेंशन है और इंटेंशन से मैचिंग एक्शन है, तो बस आपको एक ही चीज करनी है, डटना है, हटना नहीं। याद रखना, कोई भी सपना बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।